हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशा शर्मा है और मैंने हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के पीएचडी प्रोग्राम 2020 से 2021 में एडमिशन लिया है। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम के आप सभी को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स इंद्रप्रस्थ कॉलेज वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू किया था। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अशोका यूनिवर्सिटी से किया है। उसी के दौरान मैंने कुछ रिसर्च फर्म्स और मिनिस्ट्रीज़ जैसे कि JPAL और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ भी काम करा है, थोड़ा सा अपने फील्ड को और रिसर्च ओरिएंटेड बनाने के लिए। उसके बाद मैंने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट लेक्चरर भी काम किया है। तो आज मैं PhD का पूरा प्रोसेस जामिया यूनिवर्सिटी का आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और मैंने किस तरह से उसको प्रिपेयर किया वो भी बताना चाहूँगी। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक करना है। आपको ये देखना है कि आप उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं। वो सारी कंडीशंस बहुत ही क्लियरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन्ड हैं। जब आप उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं, उसके बाद आप फिल करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म करते हुए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एंट्रेंस मोड के थ्रू फिल करें या फिर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मोड के थ्रू फिल करें। एंट्रेंस मोड के थ्रू अगर आप अपना ऑप्शन फिल करते हैं तो उसमें आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम होगा वो आपसे बेसिक रिसर्च के क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च एथिक्स, क्या क्या मेथड्स होते हैं रिसर्च कंडक्ट करवाने के, उन सब से रिलेटेड। जो सेकंड पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम होगा वो आपसे आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे मेरा फील्ड इकोनॉमिक्स है तो मुझसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। जब आप अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। हालांकि जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, जैसे कि UGC द्वारा कंडक्टेड नेट या JRF का एग्ज़ाम, CSI द्वारा कंडक्टेड नेट या JRF का एग्ज़ाम, या फिर ICCR की फेलोशिप अगर आपने अवेल करी हुई है। ये जितने भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं, आप सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने वो क्वालिफाई करे हैं या नहीं। तो इन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती, ये सीधा डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर करते हैं। अब इंटरव्यू पे अगर हम आएँ तो इंटरव्यू में आपसे बोला जाता है कि आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करते हुए। तो उसके लिए आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट होना चाहिए। जब आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद आपका एक लिस्ट निकलेगा कि जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है और जितने भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, सबको बोला जाएगा कि रिसर्च प्रपोजल सबमिट करें। जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर देंगे, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो रिसर्च प्रपोजल बनाए कैसे, मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। प्रपोजल बनाते हुए आपको कुछ हेडिंग्स पे बहुत खास ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये कि आपका जो प्रपोजल होना चाहिए वो डिफाइंड वर्ड लिमिट या डिफाइंड पेज लिमिट में होना चाहिए। जैसे जामिया में बोला गया था कि 10 to 11 पेजेस का प्रपोजल आपको बनाना है। प्रपोजल जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइटल जो होगा वो बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए, बहुत ही क्रिस्पली डिफाइन होना चाहिए, बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। काफ़ी लंबा टाइटल आप ना दें, क्योंकि उससे रीडर जो होता है उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो टाइटल बहुत शॉर्टली डिफाइन आपका होना चाहिए और बहुत ही आई कैचिंग। उसके बाद आप जाएंगे इंट्रोडक्शन पे। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपका पूरा बैकग्राउंड बताएगा कि आपकी स्टडी किस बारे में है, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में फॉर्म होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आप जाएंगे लिटरेचर रिव्यू पे। लिटरेचर रिव्यू में जितने भी एग्जिस्टिंग पेपर्स उस स्टडी पर हो चुके हैं, आपको उनके बारे में मेंशन करना है और उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है। इसका मतलब जैसे कि आपके पास दो पेपर्स हैं, 2008 और 2012 वाला, तो 2008 का पेपर आप पहले अरेंज करेंगे और उसके बाद 2012 वाले पेपर के बारे में लिखेंगे। तो इसी ऑर्डर में आपको चलना है। लिटरेचर रिव्यू के बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो होता है वो आपको ये बताएगा, आपकी या किसी भी रीडर को आपकी स्टडी के बारे में ये बताएगा कि आपकी स्टोरी लाइन क्या है। तो आपने वो टॉपिक कैसे चूज़ किया, आप कैसे उस टॉपिक में इवॉल्व करते रहे और किस किस तरह से इवोल्यूशन होकर आप अपने क्वेश्चन पर पहुँचे। तो
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल एक मूवी के ट्रेलर की तरह होता है। जैसे कि एक मूवी का ट्रेलर बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत ही 1-1.5 मिनट के ट्रेलर में आपको पूरी मूवी का आइडिया लग जाता है, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपके लिए होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आप ये भी मेंशन करेंगे कि किस तरह का रिसर्च गैप आपने फाइंड किया और जो ऑलरेडी पेपर्स लिखे गए हैं उनके ऊपर आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे एक इम्प्रूवमेंट है या फिर कैसे आप उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी स्टडी में डाल रहे हैं। आपको बहुत ही यूनिकली कंट्रीब्यूट करना है किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं करना कि ऑलरेडी जो भी काम हुआ है आपने वही क्वेश्चन बना लिया और उसी पे आप काम कर रहे हैं। उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए और वो जो यूनिक कंट्रीब्यूशन है वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में मेंशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद आप बताएंगे कि आपकी जो भी स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को आप बहुत ही क्रिस्पली पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप एम्पेरिकली कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं या नहीं, या फिर आपका थ्योरेटिकल पेपर रहेगा। जो भी है, आप किस स्टेट पर फोकस करना चाहते हैं, पूरी इंडिया पे फोकस करना चाहते हैं या फिर आप स्टेट वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं। जिस भी तरह के बेसिक टॉपिक्स जो आपके रिसर्च क्वेश्चन में आते हैं वो सब आप ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू पॉइंट्स में मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई असर्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक अगर मान लीजिए ये है कि मैं देखना चाहती हूँ कि कोविड-19 का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट की क्वालिटी पर कैसा रहा, तो मेरा हाइपोथेसिस यहाँ पर ये होगा टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। मुझे ये टेस्ट करना है, तो मेरा हाइपोथेसिस इस तरह से फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो भी मेरी स्टडी के हाइपोथेसिस है मैं फॉर्म करूँगी। स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस के बाद हम चलते हैं अपनी एम्पेरिकल स्ट्रैटेजी पे। जो आपकी एम्पेरिकल स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मेरा जो पेपर है, मेरा जो फील्ड है उसमें मैं एम्पेरिकल वर्क करना चाहती हूँ, तो इसका मतलब आप उसमें रिग्रेशन की इक्वेशंस डाल सकते हैं। रिग्रेशन की इक्वेशंस का मतलब है आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आप बताएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस तरह के आप कंट्रोल वेरिएबल्स यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल पेपर लिख रहे हैं तो आपको एम्पेरिकल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जा सकते हैं अपनी प्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी के ऊपर। प्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी आपकी अगली हेडिंग होगी। उसमें आप ये बताएंगे कि आप किस किस तरह से सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी करेंगे, किस किस तरह से आप सैम्पल्स चूज़ करेंगे, आप किस तरह की टेक्निक यूज़ करना चाहेंगे। क्या आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पर स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों पे स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप पे आप स्टडी कर रहे हैं। उस तरह से आप बताएंगे कि आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं या फिर आप किसी और तरह की सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। तो उस तरह से रफली आप बताएंगे अपनी टेक्निक को और आप ये बताएंगे बेसिकली कि आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप फील्ड वर्क में किस तरह का क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहेंगे। बहुत ही रफली आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सी गवर्नमेंट की वेबसाइट को मेंशन करना चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं तो कुछ इस तरह का टॉपिक लीजिएगा जहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आप एक प्राइमरी डेटा भी उस पर कर पाएँ कि आप फील्ड पर जाएं और आप डेटा कलेक्ट करें और सेम चीज़, सेम वेरिएबल्स को आप गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पर भी ढूंढ पाएँ और आप उनसे भी अपने रिजल्ट्स निकालें। इससे क्या होगा कि जो आपने फील्ड पर डेटा कलेक्ट करा होगा आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जब आपने सेम वेरिएबल्स यूज़ करे तो क्या आपको सिमिलर रिजल्ट्स दिखे या फिर आपके जो इन्फ्रेंसेस हैं, आपके जो कंक्लूजन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली फॉर्म होंगे। तो अगर आप कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ पाए जिस पे दोनों चीज़ें हो पाएँ तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। प्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी को करने के बाद आप आते हैं लिमिटेशंस पे। जो लिमिटेशंस होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्टडी के लिए, क्योंकि कोई और आपके पेपर में कोई पॉइंट लगाए कि ये फ्लॉ है आपके पेपर का, उससे पहले आप खुद ही बता दीजिए कि ये लिमिटेशंस आपके पेपर में रही हैं। तो जैसे अगर आप कहें कि मेरा एक लिमिटेशन है कि डेटा पॉसिटी, मेरे पास डेटा की कमी थी, मेरे पास वेरिएबल्स नहीं थे, तो आप इसको एज अ लिमिटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं इकोनॉमिक्स फील्ड की हूँ तो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ में डिमांड या सप्लाई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन सिर्फ सप्लाई साइड फैक्टर्स को डील करता है, डिमांड साइड पे नहीं करता, तो मैं ये खुद लिख सकती हूँ कि मैंने सिर्फ सप्लाई साइड फैक्टर्स पे फोकस करा है, डिमांड को इग्नोर करा है। तो इस तरह से मैं लिमिटेशंस को प्रेजेंट कर सकती हूँ। लिमिटेशंस के बाद लास्ट हेडिंग आपकी होगी रेफरेंसेस की। जो आपके रेफरेंसेस है वहाँ पर भी आप सेम लिटरेचर रिव्यू की तरह ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने पेपर्स को अरेंज करेंगे और APA स्टाइल की रेफरेंसिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रपोजल को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं।
प्रपोजल सबमिट करने के बाद जब एक लिस्ट तैयार होगी इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए, तो उस इंटरव्यू में आपको यही बोला जाएगा कि आप एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में इस प्रपोजल को प्रेजेंट करें। तो जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे आप उसमें ये सारी चीज़ें नहीं डालेंगे, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन बहुत ही शॉर्ट होती है और उसमें आपको बहुत ही प्रिसाइसली बताना होता है कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं। तो प्रपोजल की हेडिंग्स आप लेंगे और उन हेडिंग्स को पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही 8-10 स्लाइड्स में आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। एंड फिर वो पैनल में आपसे सेम उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने किस तरह से सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या क्या रही है, लिटरेचर रिव्यू में कोई भी 2 पेपर्स आप एक्सप्लेन करें। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू होने के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा और आपको सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। तो ये बेसिकली इन अ नटशेल मैंने आपको बताया कि प्रपोजल कैसे फॉर्म होता है। अब लास्ट में मैं कुछ फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि अगर आप एंट्रेंस मोड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वेबसाइट पे जाकर अपना सिलेबस चेक करें। सिलेबस बहुत ही प्रिसाइसली डिफाइन होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं के ऊपर MCQs आते हैं। तो आप उन्हीं पर ध्यान दें और एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप रिसर्च का जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उसी पर ध्यान दे के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल अपना बनाएं तो आपको प्रपोजल बनाने के बाद आप उस प्रपोजल को अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से आप डेफिनेटली उस प्रपोजल को भेजें, उस पर फीडबैक लें और सजेशंस लें, क्योंकि जब आप खुद कोई पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे होते हैं आप उसमें फ्लॉज नहीं ढूंढ सकते। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेंड योर प्रपोजल एंड गेट सम वैल्यूएबल सजेशंस ऑन इट। थर्डली, अगर आप सीधा इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने सुपरवाइज़र के लिए आप अपने सुपरवाइज़र से जाकर पहले मिल सकते हैं, आप उनको अपना प्रपोजल दिखा सकते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि PhD में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आप किस सुपरवाइज़र के अंडर है। तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे, नॉट जस्ट जामिया बल्कि हर यूनिवर्सिटी पे ही आपको वेबसाइट पर हर प्रोफेसर का CV दिखेगा, आपको उनका रिसर्च एरिया दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका रिसर्च एरिया किस प्रोफेसर से मैच कर रहा है। आप उनको अपना प्रपोजल दिखा सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई वैल्यूएबल सजेशन अगर वो उसमें ऐड ऑन करना चाहें, तो इट विल ऑलवेज बी बेटर टू कम्युनिकेट बिफोर दैट। उसके बाद आप जब प्रपोजल बना लेंगे, आप जब सुपरवाइज़र को चूज़ करेंगे और आप जब एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, ये सब होने के बाद आप ध्यान रखें कि जो आप इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप खुद ही क्वेश्चंस अपने आप फॉर्म करें कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रपोजल में से आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज अ बेटर स्ट्रैटेजी कि आप खुद उन क्वेश्चंस को देखें, खुद क्वेश्चंस फॉर्म करें, खुद उनके आंसर्स सोचें, तो आपको काफ़ी हेल्प उससे भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आई वुड लाइक टू से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पायरेंट्स एंड मे यू ऑल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू Delhi Knowledge Track for giving me this platform.